मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग फिर से मौर्यन डायनेस्टी पर यानी मौर्य साम्राज्य पर 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 30 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपने इससे पहले हमारे पहला फर्स्ट पार्ट मौर्यन साम्राज्य का नहीं देखा है तो इससे पहले आप मौर्य साम्राज्य का पहला पार्ट जरूर देखें। याद रहे, मौर्यन पर मैंने 2 वीडियो दिया है, पहला इससे दे चुका हूं इससे पहले और ये दूसरा है। पहले में 20 क्वेश्चन था और इसमें 30 क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर इन क्वेश्चन को अगर आपने बना लिया तो मान के चलिए कि आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ लेंगे कंफर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, प्लूटार्क का कहना है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों वाली सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। दूसरा स्टेटमेंट है, यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा है। यानी 2 स्टेटमेंट 2 अलग अलग विद्वानों का। उपरोक्त में से सही उत्तर है। दोनों स्टेटमेंट आई होप पढ़ लिया हो आपने। केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 और डी ना ही 1 और ना ही 2। फ्रेंड्स बताएं दोनों में से क्या उत्तर होगा आपका, कोशिश कीजिए। चलेगा, इसका आंसर सी है, यानी 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न ग्रंथों में से किस ग्रंथ में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? पहला, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सोमदेव कृत कथा सहित सागर। सी है पतंजलि का महाभाष्य। तीसरा है बौद्ध साहित्य, दीपवंश, महावंश, दिव्यवदान। और चौथा, विदेशी यात्रियों का विवरण। आपने चारों स्टेटमेंट को ध्यान से देख लिया होगा। अब उपरोक्त में सही उत्तर है केवल 1 और 4, बी 2 और 4, सी 1 2 3 4 और डी 2 और 3। फ्रेंड्स बताएं, आपको चारों में से उत्तर ढूंढना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सोमदेव कृत कथा सहित सागर, पतंजलि का महाभाष्य, बौद्ध साहित्य, दीपवंश, महावंश, दिव्यवदान और विदेशी यात्रियों का विवरण उपरोक्त में सही उत्तर है। गाइस बताएं। चलिए गाइस, इसका आंसर सी है, यानी कि चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। इन चारों से ही मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक आधारित है। ए राजनीति पर, बी धार्मिक पर, सी सामाजिक पर और डी आर्थिक पर। फ्रेंड्स बताएं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? चले गाइस, इसका आंसर ए राजनीति पर लिखी गई किताब है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। और कौटिल्य को इतिहास में चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ए मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, अर्थशास्त्र चाणक्य, सी इंडिका मेगास्थनीज और डी दीपवंश जैन धर्म। फ्रेंड्स बताएं, इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? चलेगा, इसका आंसर डी है दीपवंश। दीपवंश बौद्ध धर्म की पुस्तक है, जैन धर्म की नहीं। अतः इस दृष्टिकोण से चौथा आंसर सही होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में पशु हत्या पर रोक लगाने की बात की गई है? यानी अशोक ने अपने किस शिलालेख में पशु हत्या पर रोक लगाने की बात की? ए प्रथम शिलालेख, बी द्वितीय शिलालेख, सी तृतीय शिलालेख और डी चतुर्थ शिलालेख। फ्रेंड्स बताएं, किस शिलालेख में पशु हत्या पर रोक लगाने की बात की थी अशोक ने? चलेगा, इसका आंसर ए है, प्रथम शिलालेख में पशु हत्या पर रोक लगाने की बात अशोक करता है। इस दृष्टिकोण से आंसर पहला सही होगा। छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है कह रहा है। यह राजनीतिक व्यवस्था की महानतम कृति है। बी अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण है। यह पुस्तक 1909 में प्राप्त हुई तथा श्री राम शास्त्री इसके अनुवादक हैं। डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा गाइस आपका? चलेगा, इसका आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं। यानी सारे के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लास्ट वाला
कुछ स्टेटमेंट जो है गलत है, अतः इस दृष्टिकोण से नोट कर लीजिए कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति पर राजनीति पर लिखी गई किताब थी, जिसमें 15 अधिकरण 180 प्रकरण है और 1909 में श्री राम शास्त्री के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। चलिए 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? ए जेम्स प्रिंसेप, बी टील पैंथर, सी विलियम जोन्स और डी विलियम टेलर। फ्रेंड्स बताएं किसने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था? चलेगा इसका आंसर ए है जेम्स प्रिंसेप। 1837 में इन्होंने सर्वप्रथम अशोक को शिलालेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के समय में डायनासियस भारत आए थे? बताएं फ्रेंड्स, डायनासियस भारत आए थे। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी कुणाल। फ्रेंड्स बताएं चारों में से क्या उत्तर सही होगा? चलेगा इसका आंसर बी बिंदुसार है। डायनासियस की बात करें तो टॉलमी मिस्र के शासक टॉलमी के द्वारा डायनासियस को भारत बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था और ये मिस्र के टॉलमी के एज ए राजदूत थे। चलिए आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? यानी कौन सुमिलित नहीं है? ए कथा सहित सागर सोमदेव, वृहत कथा मंजरी क्षमेंद्र, महाभाष्य पतंजलि, कल्पसूत्र कलहन। फ्रेंड्स बताएं चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, या चारों में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? फ्रेंड्स बताएं। चलेगा इसका आंसर डी है कल्पसूत्र। यानी कल्पसूत्र की बात करें तो भद्रबाहु की कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र कलहन के नहीं है। कलहन ने रासतरंगिणी की रचना की थी, अतः इस दृष्टिकोण से आंसर डी होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? ए अरोरा, बी बैराट, सी मास्के और डी रूपनाथ। फ्रेंड्स बताएं चारों में से क्या उत्तर होगा? अशोक का नाम मिलता है किस अभिलेख में? बताइए, कोशिश कीजिए। चलिए इसका आंसर सी है मास्के, यानी अशोक के मास्के शिलालेख में उसका नाम अशोक मिलता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शिलालेख में अशोक के बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त करने का प्रमाण मिलता है तथा यह शिलालेख अशोक के बौद्ध होने का भी सबसे बड़ा प्रमाण है? ए अशोक का प्रयाग शिलालेख, बी अशोक का भाब्रू शिलालेख, सी कौशाम्बी अभिलेख, डी अशोक का रुमेंदेई अभिलेख। फ्रेंड्स बताएं चारों में से क्या उत्तर होगा? कोशिश कीजिए। चलेगा इसका आंसर बी है अशोक का भाब्रू शिलालेख। अशोक के भाब्रू शिलालेख में त्रिरत्न में आस्था व्यक्त करता है। इस दृष्टिकोण से यह बताता है कि अशोक शैव धर्म को अपनाने से पहले बौद्ध धर्म अपनाने से पहले शैव धर्म का अनुयायी था, बाद में उसने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया था और बुद्ध के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ में विश्वास व्यक्त करता है। इसकी जानकारी भाब्रू शिलालेख से प्राप्त होती है। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने महामात्यों तीर्थों का उल्लेख किया गया है? बताएं 18, 16, 12, 9। कितने तीर्थ है गाइस? कोशिश कीजिए। चले इसका आंसर ए है 18, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ या महामात्यों का जिक्र है जो एज ए सेंट्रल लेवल पे अधिकारी थे। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी पूछ सकता है। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, चंद्रगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। आई होप पढ़ लिया हो। दूसरा स्टेटमेंट है, चंद्रगुप्त जैन धर्मावलंबी था, उसने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। गाइस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी भी आपके एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है। उपरोक्त में सही उत्तर है केवल 1, बी केवल 2, 1 और 2 और डी ना ही 1 और ना ही 2। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा? चलेगा इसका आंसर सी है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। चंद्रगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था और चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानता था और उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी।
यह भी स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्रोघात या सिंह सेन कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी कुणाल। फ्रेंड्स बताएं चारों में से क्या उत्तर होगा? चलेगा, इसका आंसर बी है बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रोघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है, अतः यह एग्जाम में बार बार पूछा गया है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने किस पुत्र पुत्री को बुद्ध धर्म के विकास के लिए श्रीलंका भेजा था? ए महेंद्र और संघमित्रा, बी महेंद्र और चारुमिता, सी महेंद्र और अरुमति, डी महेंद्र और कारुवाकी। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा? चलेगा, इसका आंसर ए है महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दूसरा स्टेटमेंट, स्ट्रैबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। तीसरा स्टेटमेंट है, बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर तथा दार्शनिक भेजने की मांग की थी। फ्रेंड्स बताएं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्या उत्तर होगा? केवल एक, केवल दो, एक दो तीन, दो एवं तीन। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा गाइस? चलेगा, इसका आंसर सी है, यानी तीनों ही स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और इसी के दरबार में एंटियोकस ने अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था और बिंदुसार ने डाइमेकस से मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। अतः इस सारे कंटेंट को रट जाइए, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। 17वां क्वेश्चन फिर से देखिए स्टेटमेंट टाइप का। कंसीडर द स्टेटमेंट यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर से परिचय सैनिक शिक्षा ग्रहण करते समय तक्षशिला में हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट, विलियम जोन्स प्रथम विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त से स्थापित की थी। गाइस बताएं उपरोक्त में सही उत्तर है केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो और डी दो। ये रिपीट हो गया है, यहां पर होना चाहिए ना ही एक और ना ही दो। यहां पे नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये डी में ना ही एक और ना ही दो होना चाहिए। बताएं क्या उत्तर होगा? चलेगा, इसका आंसर सी है, एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि सिकंदर से परिचय चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा ग्रहण करते समय तक्षशिला में हुई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सैंड्रोकोटस की पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त से किया है, ये पहले विद्वान थे। 18वां देखें, फिर से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है, सेहली अनुसूची के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। दूसरा, कलहन के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। तीसरा स्टेटमेंट है, अशोक भारत का प्रथम सम्राट था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। संभवतः इसकी प्रेरणा उसे डेरियस के शिलालेख से मिली थी। फ्रेंड्स बताएं तीनों स्टेटमेंट 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किए थे, श्रीनगर का संस्थापक था और पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। ये तीन स्टेटमेंट पे आंसर सेट किए गए हैं। उपरोक्त में सही उत्तर है केवल एक, केवल दो, एक दो तीन और दो एवं तीन। फ्रेंड्स बताएं तीनों में से स्टेटमेंट में क्या उत्तर होगा आपका? चलेगा, इसका आंसर सी है, यानी एक दो तीन तीनों ही स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट हैं। आगे देखिए 19वां क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों में जिन नगर व्यवहारिक महामात्रों की चर्चा हुई है वे क्या थे? नगर व्यवहारिक महामात्र पूछा है। ए न्यायिक अधिकारी, बी राजस्व अधिकारी, सी जनगणना अधिकारी और डी सैन्य अधिकारी। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा? नगर व्यवहारिक महापात्र। चलेगा, इसका आंसर बी है, राजस्व अधिकारी के रूप में ही जाना जाता था। 20वां क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ए संग्रहण, बी द्रोणोन्मुख, सी ग्राम और डी
खरवटिक। फ्रेंड्स बताएं मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। चलिए इसका आंसर सी है ग्राम, यानी कि मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम मानी जाती थी। 21वां क्वेश्चन, मौर्य काल की न्याय व्यवस्था के बारे में कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कौन सा जोड़ा सुमेलित है? जनपद का न्यायाधीश राज्युक, फौजदारी मामलों का न्यायाधीश प्रतिष्ठा, चोरी व लूट के मामले साहस, डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स बताएं चारों में उत्तर क्या होगा? कौन सा युग्म सुमेलित है गाइस? चलिए इसका आंसर डी उपरोक्त सभी स्टेटमेंट सुमेलित है, अतः इनको याद कर लीजिए, ये कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 22वां क्वेश्चन, मौर्य काल में वैश्याओं को कहा जाता था? ए संचारा, बी रूपा जीवा, सी रक्षिण और डी इनमें से कोई नहीं। यानी मौर्य काल में वैश्याएं कही जाती थीं। क्या होगा गाइस उत्तर? चलेगा इसका आंसर बी रूप जीवा के नाम से जानी जाती थी ये। 23वां क्वेश्चन देखिए, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष कहलाता था? यानी राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष पूछ रहा है। ए सीताध्यक्ष, बी प्रवण, सी परिहारिका, डी आयुधिका। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा? कोशिश कीजिए। चलेगा इसका आंसर ए है सीताध्यक्ष, यानी राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था। 24वां क्वेश्चन, मौर्य काल में प्रणय कर था? व्हाट इज द प्रणय टैक्स? ए एक प्रकार का भू राजस्व, कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों पर कर, सी आपातकालीन कर, डी नगद कर। फ्रेंड्स बताएं व्हाट इज द प्रणय टैक्स? प्रणय कर क्या था? चलेगा इसका आंसर सी है, ये एक इमरजेंसी टैक्स था, आपातकालीन कर था जो किसी विशेष मौके पे लिया जाता था। फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए आगे देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में सार्थ वाह था? ए व्यापारियों का काफिला, बी पशुओं की रक्षा के लिए वसूला गया कर, सी राजधानी का शासक, डी इनमें से कोई नहीं। सार्थवाह क्या था फ्रेंड्स बताएं? चलेगा इसका आंसर ए है, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह मौर्य काल में कहा जाता था, जो काफिले बनाकर के यात्रा करते थे। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ए उद्रंग सिंचाई कर, बी सीता राजकीय भूमि तथा इस भूमि से प्राप्त आय, सी रक्षित व्यापारी, डी श्रेष्ठ व्यापारिक संघ का मुखिया। फ्रेंड्स बताएं इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? चलेगा इसका आंसर सी है रक्षित व्यापारी। रक्षित व्यापारी जो है ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। 27वां क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी वृद्धरथ, डी कुणाल। फ्रेंड्स बताएं लास्ट मौर्यन एम्परर कौन था? चलेगा इसका आंसर सी है, यानी वृद्धरथ। वृद्धरथ वाज द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। 28वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने वृद्धरथ की हत्या कर सुंग वंश की स्थापना की थी? ए वसुमित्र, बी पुष्यमित्र, सी अग्निमित्र और डी भागवतुक। इसमें से किसने वृद्धरथ की हत्या की और सुंग वंश की स्थापना की थी? यू कैन डू दिस, कोशिश कीजिए, बनाइए इसको, क्या उत्तर होगा? चलेगा इसका आंसर बी है, पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी और यह वृद्धरथ का चीफ इन कमांडर था और वृद्धरथ की हत्या करके इसने सुंग डायनेस्टी की स्थापना किया था। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से पुकारा है? पोलीब्रोथा के नाम से पुकारा है। ए मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी चाणक्य और डी वाचस्पति गैरोल। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा इसमें से? चलेगा इसका आंसर ए है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से एड्रेस किया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किनके अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था तथा अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आईएएस में तो बार बार पूछा है।
ए पीडी दिनाकरन, बी हेमचंद्र राय चौधरी, सी जेम्स प्रिंसेप और डी रोमिला थापर। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा इसका। 30वां लास्ट क्वेश्चन है। चले गाइस, इसका आंसर डी है रोमिला थापर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एज ए प्रोफेसर भी रही हैं। इन्होंने बताया कि अत्यधिक सेंट्रलाइज्ड होने के कारण ही मौर्य साम्राज्य डिक्लाइन हुआ था। चले गाइस, 30 सबसे मैंने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे डिस्कस किया। फ्रेंड्स आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और ये कहां तक आपके लिए यूजफुल हो रहा है। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।